नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कल हमने पढ़ा नन कार्डेटा। नन कार्डेटा समूह के अंतर्गत हमने सूक्ष्म जीव, जलीय जीव, ये सब पढ़ा हमने। तो उसमें अलग अलग स्तर का विकास होता है। हमने पढ़ा आर्थ्रोपोड्स सबसे बड़ा संघ, आर्थ्रोपोड्स सबसे बड़ा संघ। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोड्स की होती है। इसमें हमने क्या पढ़ा? झींगा, झींगा पढ़ा। कितने जोड़ी पैर होते हैं इसमें? 19 जोड़ी पैर होते हैं। संवेदी अंग इनमें पाए जाते हैं, जैसे एंटीना, एंटीना, ठीक। मकड़ी हमने पढ़ा, स्पिन रेक्स, ठीक। तिलचट्टा पढ़ा, तिलचट्टा। हृदय इसमें कितने चैम्बर का? 13 चैम्बर का, 13 चैम्बर का हृदय इसमें पाया जाता है। रजत फिश पढ़ा हमने, है दीक्षा? रजत फिश क्या है? कीट है। कौन सा कीट है? पंखहीन कीट। इसे सिल्वर फिश या रजत मीनाव भी कहते हैं। ये क्या है? पंखहीन कीट है। जो मच्छर खटमल, जो मच्छर खटमल, इसमें क्या पाया जाता है? एंटी कांगुलेंट, एंटी कांगुलेंट प्रति स्कंदक पाया जाता है, जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता। लेकिन बर्र में ये नहीं पाया जाता है। ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हमने पढ़े। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट, तो इसमें पढ़ा एपिस, एपिस ये मधुमक्खी, शहद वाली मक्खी। फिर बॉबिक्स, बॉबिक्स पढ़ा हमने, रेशम कीट। फिर लैंसिफर, लाख कीट, आज भी पढ़ेंगे हम इसे। फिर हमने देखा कुछ बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, इसके बारे में पढ़ा, जैसे घरेलू मक्खी, टाइफाइड, हैजा, कॉलरा, डायरिया, ये सब होता है। इसी प्रकार मच्छर पढ़ा अपन ने, इससे मलेरिया, एनाफिलिस मच्छर से, डेंगू, चिकनगुनिया, पीला ज्वर, ये पढ़ा हमने। कौन से मच्छर से? एडिज मच्छर से। फाइलेरियसिस और जापानी एंसेफेलाइटिस पढ़ा अपन ने। क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर से। बेग बड पढ़ा, बेग बड, बेग बेड बग, कौन सी बीमारी? टाइफस। बेड बग से कौन सी बीमारी? टाइफस। टाइफस क्या है? एक बुखार, जो कैसे? बेड बग के, एक कीटाणु के, सूक्ष्म जीव के काटने से होता है। फिर हमने मोलस्का पढ़ा था, मोलस्का, है ना, संघ का दूसरा है। तो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, शरीर कोमल, जो कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा ढका होता है। शरीर कोमल होता है, लेकिन कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा ढका होता है। क्या चीज? मोलस्का, मोलस्का हमने पढ़ा। खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। क्या होता है प्रियंका? खुला संवहन तंत्र मतलब इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। काय में होता है रक्त? रक्त काय में होता है? फिर देह गुहा रक्त से भरी हुई रहती है। और रक्त कैसा होता है इसका? रंगहीन। रक्त कैसा होता है इसका? रंगहीन होता है। इसके अलावा एकाइनोडर्मेटा पढ़ा हमने। एकाइनोडर्मेटा क्या होता है? इसमें कैल्शियम युक्त हड्डी से बना हुआ अंतः कंकाल, एकाइनोडर्मेटा। क्या? कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतः कंकाल पाया जाता है। ये समुद्री जीव है, समुद्री जीव है। इसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। कौन सा उदाहरण? तारामीन और फीदर स्टार, फीदर स्टार या समुद्री लिली, ये हमने पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है कार्डेटा। कार्डेटा क्या पढ़ना है? कार्डेटा। और इसके अंतर्गत हम अलग अलग वर्ग को पढ़ेंगे, कार्डेटा। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम मत्स्य वर्ग। कौन सा? मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग, कार्डेटा। और कार्डेटा में हम पढ़ रहे हैं मत्स्य वर्ग। कोई बताए जरा मत्स्य वर्ग
मत्स्य वर्ग कार्डेटा। बोलिए, कोई भी बोलो, क्या चीज है ये? हाँ, नहीं पता। सबसे पहले ये जो विभाजन हुआ है, इस वर्ग का जो नाम दिया है वो है 1880 वेल्फोर के द्वारा। किसके द्वारा? वेल्फोर के द्वारा। और इसमें भी हम अलग अलग समुदाय पढ़ेंगे, इसमें भी हम अलग अलग समुदाय देखेंगे। तो सबसे पहला है कॉन्डी, एक मिनट है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाडीथीस। क्वाडीथीस ये पहला वर्ग, क्वाडीथीस। सरल है, ये शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है मत्स्य वर्ग में, वो हम देखेंगे। तो मत्स्य वर्ग में कौन से जीव आते हैं? क्वाडीथीस के अंतर्गत हम देखेंगे धारा रेखी शरीर वाले समुद्र प्राणी। क्या आएंगे इसमें? धारा रेखी शरीर वाले समुद्री प्राणी। धारा रेखीय शरीर वाले समुद्री प्राणी। कैसा होगा शरीर प्रियंका इसका? धारा रेखीय शरीर वाले समुद्री प्राणी कैसा होगा? उधर मत देखो, जो लिखा है वैसे नहीं होगा सर, थोड़ा अरेखिक टाइप में। हाँ, अरेखिक टाइप में होगा तो कैसे होगा? धारा रेखीय। धारा रेखीय मतलब लंबाई ज्यादा, लंबे है ना, गोल नहीं होंगे, तिकोने नहीं होंगे, चौकोने नहीं होंगे। कैसे होंगे? लंबाई इनकी ज्यादा होगी। देखो मछलियां वगैरह सब लंबाई में ज्यादा होती है। धारा रेखीय शरीर वाले समुद्री प्राणी। पृष्ठ रज्जु मतलब कार्डेटा, पृष्ठ रज्जु चीर स्थायी रूप से पाई जाती है किसी भी मछली का। जो पीठ जो होती है वही होता है उसमें मेन, ठीक। तो पृष्ठ रज्जु चीर स्थायी रूप से पाई जाती है। जबड़े शक्तिशाली होते हैं। सभी मछलियां जिनका हृदय 2 प्रकोष्ठों वाला होता है वो इसके अंतर्गत आएंगे। कौन सी मछली आएगी? जिनका हृदय 2 प्रकोष्ठों का है, वो इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। 4 वाला हम आगे पढ़ेंगे, 3 वाला आगे पढ़ेंगे, अभी 2 प्रकोष्ठ, ठीक। शीत रुधिर वर्ग के प्राणी। शीत रुधिर वर्ग, शीत रुधिर वर्ग। वायुकोश या वाताशय नहीं पाए जाते, यही एक अंतर का कारण है। वायुकोश या वाताशय नहीं पाए जाते हैं। वायुकोश या वाताशय नहीं पाए जाते। और क्या ये नहीं पाए जाते तो फिर क्या करते हैं? वो एक मछली देखी है आप लोगों ने, ऐसे उधर से आते जम से छलांग लगाती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। क्यों जाती है? वायु के लिए, है ना, हवा के लिए। क्योंकि ये इसमें क्या है, वायुकोश और वाताशय नहीं पाए जाते हैं, इसलिए पानी में तैर नहीं सकते। मतलब पानी में डूबने का डर रहता है, डूबने का डर रहता है, इसलिए ये 24 घंटे तैरते ही रहती है। 24 घंटे तैरते ही रहती है। और ये ऊपर आते रहती है, कभी कभी ऊपर छलांग लगा देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये धारा रेखीय शरीर वाले होते हैं। हृदय 2 कोष्ठीय होता है। वे सारी मछलियां जिनके हृदय 2 कोष्ठीय है। और वायुकोश या वाताशय इसमें नहीं पाए जाते हैं। और नहीं पाए जाने के कारण क्या करते हैं?
डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। एक टारपीडो है इसके अंतर्गत, टारपीडो है ना, टारपीडो ये इसी का उदाहरण है। टारपीडो क्या होती है, क्या विशेषता है इसमें? विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है टारपीडो। ठीक, लिखेंगे इसमें टारपीडो, इसमें विद्युत अंक, और एक है ट्राइगोन, एक है ट्राइगोन। क्या होता है इसमें? जहर होता है। गुड। विषदंत पाए जाते हैं। इसमें विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता, और इसमें क्या पाया जाता है? विषदंत। टारपीडो इसका उदाहरण जिसमें विद्युत अंग पाए जाते हैं, और ट्राइगोन जिसमें विषदंत पाए जाते हैं। ये असमतापी है। असमतापी क्या होता है? असमतापी जिनका ताप समान नहीं रहता, कम ज्यादा। जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा टेम्परेचर, जंतुओं की बात कर रहे हैं, तो हमारा टेम्परेचर एक समान रहता है। कम हो जाए तो बीमार, ज्यादा हो जाए तो बीमार हो जाते हैं। और ये असमतापी है, इनका टेम्परेचर कम ज्यादा एडजस्ट कर लेते हैं, तापमान के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। तो ये कैसे? असमतापी, असमतापी, असमतापी। और जरायुज क्या है? ये जरायुज ऑनलाइन वाले बताएंगे ना, जरायुज क्या है? जरायुज यही तो पूछ रहे हो, जरायुज मतलब आप मेरे से पूछ रहे हो। जरायुज, हाँ साइंस वाले। इंग्लिश में कुछ होगा तो बता। सर वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हाँ गुड। बच्चे को जन्म देने वाले, बच्चे को जन्म देने वाले, बच्चे को जन्म देने वाले। जैसे डॉगफिश, डॉगफिश, सॉफिश, व्हेल शार्क, ब्लू शार्क, सफेद शार्क, सफेद शार्क। अश्वमीन, 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 अश्वमीन उदाहरण है ये, मतलब समुद्री घोड़ा। क्या है ये? समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली मछली है, घोड़ा नहीं है ये। क्या है? एक प्रकार की मछली है, समुद्री घोड़ा। क्या बोलते हैं इसे? अश्वमीन, समुद्री घोड़ा। शार्क में, शार्क में विषक पाली पूंछ, विषक पाली पूंछ पाई जाती है। दो नीचे से छोटी, जो नीचे से छोटी और ऊपर से बड़ी होती है, नीचे से छोटी और ऊपर से बड़ी होती है। देखो इतना कठिन स्तर पे याद नहीं करना, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसमें। इसकी विशेषताएं हमने देखी। ठीक, तो ये विशेषताएं धारा रेखे शरीर वाले समुद्री प्राणी, जो हृदय होता है, दो कोष्ठी होता है, तो वो सारी मछलियां इसके अंतर्गत आएगी। वायु कोश या वाताशय नहीं पाए जाते हैं, इसलिए डूबने से बचने के लिए हमेशा लगातार तैरते रहते हैं। कुछ उदाहरण हमने दिए, बस वो उदाहरण वगैरह हमें याद करना है। जैसे पूछ लिया जाएगा टारपीडो क्या है? मछली है, मछली है, विद्युत अंग इसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार ट्राइगोन ये भी एक मछली है, और इसमें क्या? विषदंत पाए जाते हैं। फिर हमने शार्क के 2-3 रूप पढ़े, और वो सब के सब क्या है? बच्चे देने वाली है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडा नहीं देती है करके, नहीं देता है करके, और वो सब कंफ्यूज कर दिया। उसमें शार्क दिया हुआ था, व्हेल दिया था, ये वो सब कुछ। अब मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बना। तो ऐसे सरल सा क्वेश्चन पूछ के जो है, हाँ हाँ बोलो।
हाँ हाँ हाँ, तो ये हमने यही बताया। टारपीडो जो है, टारपीडो देखो आप, टारपीडो इसमें विद्युत अंग पाए जाते हैं। टारपीडो और जो वैज्ञानिक उपकरण बना है उसका भी नाम रखा हुआ है, तो उसी सेंस में ये रखा गया है। ठीक। आस्टिक थीस दूसरा, सबसे पहले वाडी और ये आस्टिक, आस्टिक थीस। इस वर्ग में वो मछलियां आती हैं जो लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। लवणीय, लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। दोनों प्रकार की जल में पाई जाती है। लवणीय जल मतलब समुद्र का, अलवणीय जल मतलब मीठा जल जो नदियों में, झरनों में जो बहता है वो अलवणीय जल। ठीक। तो ये दोनों, और साथ ही वायुकोश उपस्थित होता है इसमें, मतलब गॉल ब्लैडर, वायुकोश उपस्थित होता है, मतलब इनको अब डूबने का डर नहीं है। वायुकोश उपस्थित होता है, एयर ब्लैडर उपस्थित होता है। ये सभी असमतापी हैं, ये सभी असमतापी हैं और अंडा देने वाले हैं, अंडा देने वाले हैं। जैसे समुद्री जल में पाई जाने वाली मछलियां, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, सी हॉर्स। देखो सी हॉर्स हमने उधर भी पढ़ा था और इधर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उधर जो पढ़ा था वो क्या बोला था, अश्वमीन, और यहां जो है हिप्पोकैप्स, हिप्पोकैप्स, ठीक है, हिप्पोकैप्स समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। लवणीय जल में पाए जाने वाले, ये सादे जल में पाए जाते हैं। ये समुद्री जल में पाए जाने वाले हैं, लवणीय जल में पाए जाने वाले फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैप्स समुद्री घोड़ा। इसके अलावा यदि अलवणीय जल में रोहू, कतला, मांगुर, रोहू, कतला, मांगुर, ये तीनों मछलियां आपके यहां मिल जाएंगी बैतूल में, है ना, कल लेके आ जाना प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, रोहू, कतला और मांगुर। कुछ एक्वेरियम, एक्वेरियम में ये क्वेश्चन बना था ना मैंने पीएससी, एक्वेरियम है, एक्वेरियम ही पूछा था सिर्फ, एक्वेरियम। ठीक, तो एक्वेरियम में पेट्रोफिलम या एंजल फिश जिसे कहते हैं, पेट्रोफिलम, एंजल फिश, और बेटा, बेटा अर्थात फाइटिंग फिश, बेटा। तो तीनों प्रकार की फिश हमने पढ़ ली, समुद्री जल में पाए जाने वाली, दूसरा अलवणीय जल में पाए जाने वाली, और तीसरा एक्वेरियम में पाली जाने वाली। कॉड, एक नाम है कॉड, कॉड। शांतनु जी बताएं जरा कॉड क्या है, कॉड पता तो है आपको, आप बताना नहीं चाह रहे। हाँ, एम लेता मैडम, कॉड आई, कॉड ऑयल, मछली के मछली के तेल, मछली वसा के वाला तेल तेल। तेल है, तो यही है, कॉड एक मछली है, लिखेंगे इसे। कॉड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है, समुद्री मछली है, जो
नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और काय के लिए प्रसिद्ध है? यकृत का तेल, लीवर ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। कॉड ऑयल लीवर ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। लीवर ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। अब हम दूसरा वर्ग पढ़ेंगे, चौपाई, चार पैर वाले। क्या बोलते हैं उसे? हाँ, दीक्षा, चौपाई। अरे हम आपको विशेषज्ञ समझ के पूछते रहते हैं और आप सबसे पीछे बैठ जाते हैं। टेट्रापोड्स, क्या? टेट्रापोड्स, चौपाई, चौपाई। सरिता, चौपाई में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? पता ही नहीं, आप बताओ। चौपाई में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? सर 4 ही आएंगे ना। 4 ही होंगे। दो 2 जोड़ी होंगे। चौपाई में 2 जोड़ी पैर होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है पढ़ाना लिखाना छोड़ के मुझे ऐसा कि कथावाचन करना चाहिए जाके। हाँ? 4 जोड़ी तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। चौपाई मतलब 4 पैर होते हैं, इसके तो कितने जोड़ी हुए? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज, सही बता रहा हूं। तो अब सबसे पहले इसमें टेट्रापोड्स चौपाई में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उभयचर। उभयचर सबको पता है उभयचर क्या है? उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयचर। लिखेंगे जल और थल दोनों में रह सकते हैं, 2 जोड़े पैर पाए जाते हैं। और कुछ में क्या होता है? पूंछ। हाँ जी, कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। पूंछ उपस्थित होती है। हृदय 3 प्रकोष्ठों का बना होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठों का बना होता है। हृदय कितने? 3 प्रकोष्ठों का। 3 प्रकोष्ठों का। और असमतापी, असमतापी होते हैं। असमतापी होते हैं जैसे असमतापी है, अंडोत्सर्जन करते हैं। अंडोत्सर्जन करते हैं। मेंढक, मेंढक। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाइला और पाइला में क्या अंतर है? बताएंगे दीक्षा? हाइला नहीं सुना? अभी तो बोला मैंने, हाइला और पाइला। पाइला क्या होता है? घोंगा, समुद्री जीव है। ऐसे पाइला मेंढक है। तो क्या उदाहरण दिया हमने? मेंढक, हाइला मतलब वृक्ष मेंढक, फिर है सेला मेंढक। एक बार और बोल दीजिए। मेंढक, हाइला और सेलामेंडर। सेलामेंडर। टोड, टोड एक जीव होता है, टोड, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। मेंढक, मेंढक की बात कर रहे हैं। सबने देखा है मेंढक? आपने देखा है? पक्का? मैंने तो पकड़ा भी है, हाथ तो नहीं लगाया था। मेंढक की बात कर रहे हैं हम। तो मेंढक सांस कैसे लेता है? अमरदीप? स्किन से लेता है। स्किन से लेता है। कहाँ से लेता है? स्किन से लेता है, लेकिन कब? वो तो उभयचर है। जब जल में रहेगा तो स्किन से लेगा, और जब थल पे रहेगा तब, जब थल पे रहता है तब फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। वयस्क जो मेंढक होता है वो थल पे रहने पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो मेंढक जो है त्वचा के द्वारा सांस लेता है, लेकिन स्थल पर होने पर वयस्क मेंढक जो होता है वो
फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। लंगफिश, लंगफिश ये क्या चीज है? लंगफिश ये मत्स्य और उभयचरों के बीच की कड़ी। लंगफिश मत्स्य मतलब मछलियों एवं उभयचरों के बीच की एक कड़ी है। अब उभयचर के बाद अब हम पढ़ेंगे सरीसृप, रेप्टाइल्स। सरीसृप, सरीसृप यानी क्या होता है दीक्षित? रेंगने वाले, रेंगने वाले। रेप्टाइल्स हम पढ़ेंगे, रेंगने वाले। रेंगने वाले जीव अक्सर कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। जल में तो तैरने वाले रहते हैं, रेंगने वाले तो जमीन पे रहते हैं। जमीन पे है या उभयचर होते हैं। ठीक, तो ये अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है। सरीसृप जो है वो अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है, जिसका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। जैसे सांप का देखो शल्क युक्त रहता है, ठीक, वो अपनी बदलते रहते हैं फिर कपड़े, शल्क, ठीक। तो इनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। और जो शल्क है ये कैसे बनी होती है? केराटिन से बनी होती है। जो शल्क है वो केराटिन से, शल्क केराटिन से बनी होती है, शल्क युक्त, है ना। और ये कैसे बनी होती है? केराटिन से बने होते हैं। हाँ, कल भी बताया था मैंने, सांप जो है क्या निकालता है? एंटीना, है ना, जीभ निकालता है, जीभ निकाल, वो एंटीना की तरह कार्य करता है। संवेदी अंग है वो, सूचकांक है उसके लिए, ठीक। क्यों होता है ये? खतरे से बचने के लिए। क्योंकि इसमें बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते, कान नहीं पाए जाते, है ना। क्या नहीं पाए जाते? बाह्य कर्ण इसमें नहीं पाए जाते। लिखेंगे, इनमें बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते, बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते, बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते। हृदय जो होता है वो 3 प्रकोष्ठों का होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठों का, लेकिन किसका? लेकिन को मगर भी बोल सकते हैं क्या? एक सरल सा क्वेश्चन पूछा था मैंने, मगर रहता कहाँ है ना। सांप घोंसले में रहता है, मगर रहता है। मगर तो सर जल में भी रह लेता और उसमें भी रह लेता। मैं सांप की बात कर रही हूँ। की सांप घोंसले में रहता है, मगर रहता कहाँ है? सर जल में। हिंदी का अल्पविराम उपयोग करना। अच्छा, ये अल्पविराम समझना पड़ेगा। वीडियो बना लिया मैंने, उससे अच्छे से देखेंगे सब लोग, ठीक है। तो लेकिन और मगर एक ही शब्द है, लेकिन मगर में जो है ये 4 प्रकोष्ठों का होता है। मगर भी सरीसृप है, लेकिन कितने प्रकोष्ठ होते हैं इसमें? 4। और जितने भी सरीसृप है उसमें शरीर जो हृदय जो होता है 3 प्रकोष्ठों का होता है, लेकिन मगर में कितने प्रकोष्ठों का होता है? 4 प्रकोष्ठों का होता है। असमतापी है, असमतापी। जब असमतापी शब्द लिख लेते हैं तो फिर क्या होते हैं? अंडे देने वाले, अंडे देने वाले, अंडे देने वाले। जैसे टर्टल, कछुआ, उदाहरण बता रहा हूं, टर्टल, कछुआ। वृक्ष छिपकली, घरेलू छिपकली, वृक्ष छिपकली और घरेलू छिपकली। गिरगिट, गिरगिट, घड़ियाल, कोबरा, करैत, वाइपर,
कोबरा, करैत, वाइपर। क्या है ये तीनों? क्या है तीनों? सांप। क्या है तीनों? सांप है ना सांप। यही तो गलती करते हैं, सरीसृप। सरीसृप। यही तो गलती करते हैं। ये सांप नहीं है, ये जहरीले सांप। ये क्या है? जहरीले सांप है। जहरीले सांप है। कौन कौन से? कोबरा, कोबरा, करैत और वाइपर। करैत देखा है इसे? करैत छोटा सा रहता है। हाँ, कैसा रहता है ये? धारी रहती है ऐसी, है ना? कौड़िया जिसे बोलते हैं, कौड़िया सांप जिसे बोलते हैं, है ना? और ये इसकी खासियत, हमारा एक वीडियो है सर्प विशेषज्ञ से सीधी बात, उसको जरूर देखिए एक बार। वो सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि ये रात में आके काट लेता है, रात में आके काटता है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि उसको सर्पदंश हुआ। इतनी निडिल जो होती है ना उसकी, इतनी पैनी होती है कि सुई क्या लगेगी, इंजेक्शन क्या लगेगा उसको, इतनी पैनी होती है, लोगों को पता भी नहीं चलता और डेथ हो जाती है। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी के और मेरे जीवन काल में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया कि इसने काटा हुआ और वो मेरे पास जीवित आ गया हो। जब भी आया है, जब भी मुझे खबर लगी, मैं इलाज करने के लिए गया हूं, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। जबकि किंग कोबरा वाले को हमने बचा लिया, लेकिन इससे नहीं बचा पाया। और इसकी हाइट जो अधिकतम 2.5 फीट, सॉरी लंबाई जो है अधिकतम 2.5 फीट, ज्यादा बड़ा होता ही नहीं है, छोटा होता है। 2 मतलब 1 से 1.5 फीट, 2 फीट ये सामान्य मिलते रहते हैं। तो क्या? कोबरा, करैत, वाइपर, ये कौन से ब्रैकेट में लिख लेंगे? क्या है ये? जहरीले सांप। फिर है बोआ, बोआ सैंड बोआ जिसे कहते हैं, मिट्टी में पाया जाता है। 2 मुहा सांप जिसे बोलते हैं, करोड़ों रुपए में बिकता है बोआ। पाइथन, पाइथन मीन्स अजगर, है ना? पाइथन अजगर। बुल स्नेक, बुल स्नेक क्या बोलेंगे तो? बुल स्नेक, घोड़ा पछाड़ सांप, जो आपके बैतूल में बहुत है। शांतनु जी? हाँ, धामन, धामन है ना? किंग स्नेक, किंग स्नेक आदि सांप जहरीले नहीं है। हमारे यहाँ धामन प्रजाति का सांप पाया जाता है। लंबाई भी बहुत होती है उसकी, अच्छा मोटा भी रहता है, लंबा भी रहता है, मोटा भी रहता है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं, हाँ बोआ से लेके किंग स्नेक तक। हाँ, ये जो है जहरीले सांप नहीं है। ये लंबाई बहुत ज्यादा होती है, डरावना होता है, चमकीला होता है, चूहों को खाता है ये। किसान मित्र इसे बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे पक्षी। अगला जो है तीसरा वर्ग हम देखेंगे इसमें, पक्षी। पक्षी, इसका मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति, ये तो सबको पता है ना? लेकिन चौपाई में कितने जोड़ी पैर होते हैं ये नहीं पता, तो मुझे लगा है बताना ही पड़ेगा, है ना? तो शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति और पंख होने के कारण उड़ने की क्षमता, उड़ने की क्षमता। इसकी जो अंतः कंकाल की जो अस्थि होती है, जो सबसे बड़ी अस्थि होती है, वो कैसी होती है? खोखली। जो अस्थियां जो होती है वो खोखली होती है, वायु कोश उसमें पाए जाते हैं। अस्थियां जो होती हैं वो खोखली, अस्थियां खोखली, और क्या पाया जाता है? वायु कोश। हमारे शरीर में जो वजन होता है वो अस्थियों के कारण होता है। सबसे ज्यादा वजन हमारा काय का होता है? अस्थियों का होता है। लेकिन ये भरी हुई है, ठीक है, अस्थि मज्जा उसमें वो पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकी अस्थियां कैसी होती है? खोखली होती है, और खोखली होने के कारण ये क्या होते हैं? हल्के, ऊपर से पंख दे दिए, उड़ते जाए बेटा। तो वायुकोश युक्त होती है। इनका जो हृदय है कितने प्रकोष्ठों का होगा? हृदय
4 प्रकोष्ठों का, 4 प्रकोष्ठों का। रेप्टाइल में हमने देखा था कितने प्रकोष्ठों का? 3 प्रकोष्ठों का, है ना, 3 प्रकोष्ठों का। लेकिन पक्षियों में कितने प्रकोष्ठों का? 4 प्रकोष्ठों का होता है। और समतापी होमोथर्मस, समतापी मतलब होमोथर्मस। तभी तो ऑस्ट्रेलिया के पक्षी जो सारस वगैरह होते हैं भारत में आ जाते हैं टेम्परेचर को, क्योंकि वहां का टेम्परेचर अब उनके रहने लायक नहीं होता। तो टेम्परेचर के अनुसार ये बदल नहीं सकते, तो जैसा टेम्परेचर चाहिए वहां जाने की ये कोशिश करते। तो कैसे है ये? समतापी है, होमोथर्मस, होमियोथर्मस। पक्षियों में शब्दिनी, शब्दिनी, पक्षियों में क्या क्या होता है? सर वो तोता हाँ। बोलता है। वो गुंजन करने टाइप गुड, कुछ सिरिक्स ऐसा- साइरिक्स, हाँ। शब्दिनी या साइरिक्स, साइरिक्स पाए जाते हैं, जिससे ये आवाज करते रहते हैं। वाद्य अंग भी इसे कहते हैं, वाद्य अंग, साइरिक्स, वाद्य अंग पाया जाता है। अब हम पक्षियों के बारे में और कुछ देखें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे पक्षियों के विषय में। ये महत्वपूर्ण बातें तो हमने लिख ली, अब कुछ ऐसी बातें देखेंगे, कुछ ऐसे अजूबे कभी सोच भी नहीं सकते, आप सोच सकते हैं, ठीक? जैसे दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कीवी है। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड कौन सा है? हमिंग बर्ड, जिसे हम गुंजन पक्षी भी कहते हैं, गुंजन पक्षी भी कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। शांतनु जी, क्या खासियत है इसकी? ये तो मैंने नहीं बताया यार अभी। अच्छा, तो देखो अब हम बात करते हैं इसके विषय में। एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है, मतलब पूंछ की तरफ भी और सिर की तरफ भी, आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाल। अभी और कुछ बातें हैं इसके अंदर, और कुछ बातें भी पढ़ेंगे हम। तो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है, साथ ही तेजी से दिशा बदल सकता है। ये दिशा भी बदल देता है। बाकी दूसरे पक्षियों को क्या है, लंबा गोल घेरा लगाना पड़ता है, और ये तेजी से वहीं के वहीं दिशा बदल लेता है, तेजी से दिशा बदल सकता है। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, यही बता ना, शशिकांत, क्या नाम आपका? कृष्णकांत। कृष्णकांत, है ना? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, लेकिन सबसे बड़ा मस्तिष्क पाया जाता है इसमें। सबसे बड़ा मस्तिष्क, लिखेंगे इस लाइन को भी लिखेंगे। इस पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है। जिसने पहली लाइन याद कर ली थी वो तो कभी सोच भी नहीं सकता, वो सबसे छोटा पक्षी कैसे? देखो, पढ़ा था आपने कभी? हाँ, पढ़ा, बहुत ही बढ़िया। तो इस पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है। इसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। अब कोई भी यही सोचेगा छोटा होने में भलाई है ना? अमरदीप कैसा? जी सर। यह काफी तेजी से पंख फड़फड़ाता है। यह इसके हृदय की धड़कन अत्यधिक तेज होती है, अत्यधिक तेज होती है। कितनी? 1250 बीट पर मिनट। 1250 धड़कन होती है। एक मिनट में कितनी बार? 1250 बार एक मिनट में। क्लियर हो गया?
अब दीक्षा से ही पूछते हैं, दो लोग आज मुझे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, एक शांतनु जी और एक दीक्षा। बदक जो होता है और राजहंस होता है, ये पानी पर तैर सकता है, चलता है, ये हंस तो नहीं चलता, ऐसा क्या कारण है? सर उनके वो पंजों में जाली जैसी पंजों में जाले पाए जाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी देखेंगे हम इसमें, इसे भी लिखेंगे हम, पहले और कुछ लिखते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी, जीवित पक्षी कौन सा है? हेमलेता। विशालतम एवं विशालतम पक्षी शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, है ना? तो विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच। कहां पाया जाता है? वैसदेव, बिरपुर, कहां? अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। अब इतना बड़ा है बेचारा, गुनाह कर लिया ना, बड़े हो गए उसने, छोटा होना था हमिंग बर्ड जैसा, तो बड़ा हो गया बेचारा, उड़ भी नहीं सकता, इतना बड़ा हो गया कि वो उड़ भी नहीं सकता, नाम मात्र का पक्षी रह गया वो। ठीक है, उड़ने में असमर्थ है। एकमात्र ऐसा पक्षी, क्या खासियत है इसकी दीक्षा? जो दौड़ सकता है। एकमात्र ऐसा पक्षी जिसके पैरों में 2 उंगलियां होती हैं, 2 उंगलियां होती हैं। आंखें कहां होती है? सिर पर होती है ना? सिर पर आंखें होती है, पक्का? आंखें कहां होती है? सिर पर होती है। तो बड़ा क्या होगा, सिर या आंखें? आंखें बड़ी होती है, देखो। मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा, मैं दिखा रहा हूं ना आपको। इनकी जो आंखें होती है वो सिर पर होती है, लेकिन सिर से बड़ी होती है, बाहर निकली हुई होती है, सिर से बड़ी होती है। लिखेंगे इसमें, इसकी आंखें सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है। इसकी आंखें सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है। अर्थात जो स्थलीय कशेरुकी प्राणी जितने भी हैं, उसमें यह बोला जाता है कि इसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। स्थल पर रहने वाले जितने कशेरुकी प्राणी हैं, तो सबसे बड़ी आंखें किसी की होती है, किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है। और क्या है, ये काफी तेज दौड़ता है? और क्या है, इसका जो अंडा होता है सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा प्राणी जगत में सबसे बड़ा होता है। फिर है एमू की बात कर रहे हैं। एमू दूसरा पक्षी, एमू। शुतुरमुर्ग पक्षी पढ़ा अपन ने, शुतुरमुर्ग पढ़ा, शुतुरमुर्ग। हमिंग बर्ड पढ़ा हमने, हमिंग बर्ड। और अब हम बात कर रहे हैं एमू। एमू एक पक्षी, एमू विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी, विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पैर काफी मजबूत होते हैं इसके, पैर बहुत मजबूत होते हैं। और इसके पैरों में कितनी उंगलियां पाई जाती हैं? शुतुरमुर्ग से ज्यादा होती है। और आपसे कम? कितनी? 3। कितनी? 3 उंगलियां पाई जाती हैं। तो कितनी? जिसमें 3 उंगलियां पाई जाती है, 3 उंगलियां पाई जाती है। एक है पेंगुइन, है ना? पेंगुइन, ये भी एक पक्षी, पेंगुइन। उड़ने में असमर्थ, उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी, उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी है। दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं।
मतलब एकमात्र पक्षी बोल सकते हैं जो उड़ नहीं सकता, वो कौन सा है? पेंगुइन। पेंगुइन, ठीक। जलीय पेंगुइन की बात कर रहे हो। हमने ये भी देखा बत्तख और राजहंस, बत्तख और राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों के पैरों की उंगलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं, जाल द्वारा जुड़ी रहती है। और क्या होगा उससे? कृष्ण का तैरने में मदद मिलेगी, पानी पे चल सकते हैं। गुंजन पक्षी पढ़ लिया अपन ने। हाँ, ऐसा कोई पक्षी देखा क्या जो अपने बच्चों को कोई लिक्विड पिलाता है? कबूतर। दूध जैसा? कबूतर है ना, बहुत बड़ी कबूतर। लिखेंगे नर एवं मादा कबूतर अपने अन्नपूट जो भोजन संग्रहण के काम आता है, जो भोजन संग्रहण के काम आता है, से एक श्वेत पोषक द्रव, क्या नाम है उसका? कपूत। उस पोषक द्रव का नाम क्या है? कपूत। पोषक द्रव कपोत, दूध जिसे बोलते हैं, पिजन्स मिल्क भी बोलते हैं, अपने नवजात कबूतरों को पिलाते हैं। क्या खासियत होती है इस कपोत दूध की, पिजन्स मिल्क की? क्या खासियत होती है? एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है ये? एंटीऑक्सीडेंट एवं प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला। अपन ने कौन से पक्षी पढ़े जो उड़ने में असमर्थ हैं? शुतुरमुर्ग पढ़ा अपन ने, एमू पढ़ा, और जलीय पेंगुइन पढ़ा। जलीय पेंगुइन, रिया, रिया भी एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, ठीक? रिया। क्लियर हो गया? क्या क्या पढ़ा अपन ने? उभयचर पढ़े, सरीसृप पढ़ा, और पक्षी, पक्षी भी हमने पढ़े। अब देखेंगे स्तनधारी, स्तनधारी मैमल्स, स्तनधारी। क्या खासियत है स्तनधारियों की? हाँ, मैमल्स स्तनधारी, स्तनधारी। क्या नाम बताया इसका? मैमल्स। समतापी, इनकी विशेषता देखेंगे तो क्या है? समतापी, जितने भी मैमल्स हैं समतापी। क्या है ये? समतापी है। होमोथर्मिक, होमोथर्मिक, ठीक, होमियोथर्मिक, अर्थात शरीर का तापमान मौसम के परिवर्तन के अनुसार क्या होता है प्रियंका? मौसम के परिवर्तन के अनुसार जी बदलता नहीं है। तभी तो हमें गर्मी में जो है सूती कपड़े पहनना पड़ता है, पंखे की जरूरत पड़ती है, और ठंड में हम 4-4 स्वेटर पहन लेते हैं, है? आज वो नहीं लाए आप कान पे वो लगाने वाला, सबसे पहले आप आते हैं तो मैं वही देखता हूँ। तो क्यों? क्योंकि हम समतापी, हमारा टेम्परेचर जो होता है लगभग एक समान रहता है, 12 महीने एक जैसा रहता है ना हमारा टेम्परेचर, ठीक? तो असमतापी, मौसम के अनुसार टेम्परेचर बदलता नहीं है। सुन लिया सरिता आपने? और बदल जाए तो फिर
तबीयत खराब नहीं थी, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। इस वर्ग के प्राणी ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं, कुछ प्राणी उड़ने में व पानी में रहने के लिए भी अनुकूल है, अनुकूल है। और सबसे मुख्य विशेषता क्या है इसकी? डायफ्राम। स्तनधारियों की मुख्य विशेषता क्या होता है? डायफ्राम की उपस्थिति, डायफ्राम की उपस्थिति, डायफ्राम की उपस्थिति। दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि पाई जाती है, दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि पाई जाती है, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। ये पक्षियों में नहीं पाई जाती, स्तन वो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें नहीं पाई जाती, उनमें नहीं पाई जाती, इसलिए तो उनका वर्ग अलग है और इनका वर्ग अलग। दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं? पाद, पैर। दो जोड़ी पैर काय के लिए? चलने के लिए, दौड़ने के लिए। मनुष्य समझदार हो गया, उसने पकड़ना शुरू कर दिया, है ना? लेकिन थे तो ये वही। तो दो जोड़ी पैर चलने दौड़ने के लिए, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, तैरने एवं उड़ने के लिए। हम पढ़ेंगे समझात अंग वगैरह, तो उसमें ये सारी बातें आएगी। ठीक, तो क्या पढ़ा अपन ने? दो जोड़ी पैर। त्वचा पर क्या पाया जाता है? रोम। त्वचा पर रोम पाए जाते हैं और बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। कान बाहर की ओर निकले हुए पाए जाते हैं। अब देखो ऐसा क्या बोल दिया मैंने, सब लोग अपने कान को हाथ लगा के देख रहे हैं। किसी के अंदर है क्या? क्या मर्द? नहीं सर। तो ये सबके तो बाहर ही है। तो क्या त्वचा पर रोम पाए जाते हैं तथा बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। हृदय कितने कोष्ठ का होता है मनुष्य का या इनका? हृदय कितने कोष्ठ का होता है? चार कोष्ठ। चार कोष्ठ। कितने? 4 कोष्ठ का हृदय जो होता है 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। 2 आले और 2 नीले, 4 होते हैं। तो हृदय जो है 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? नीली व्हेल, ब्लू व्हेल है। तो ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। कितनी होती है लंबाई इसकी? 33 मीटर। लंबाई 33 मीटर। वजन जो होगा कितना? 180 मीट्रिक टन। सर ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आता है रेलवे के। हाँ, पूछा जाता है, सरल क्वेश्चन है, इन सबको पता है। ये कुछ ही लोग होते हैं बेवकूफ टाइप के जो हाथी लिख देते हैं उसमें, है ना? हाथी ऑप्शन तो जरूर दिया रहेगा, लेकिन है ना? तो ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर होती है और वजन जो 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। कंगारू एवं चूहा, कंगारू चूहा मरुस्थलीय जानवर है, मरुस्थलीय जानवर है जो अनुकूलन के लिए
ठोस यूरिन उत्सर्जित करते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठोस यूरिन उत्सर्जित करने वाले जीव कौन से हैं? कंगारू, चूहा। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, हिरन, हिरन, ज़ेब्रा, हिरन, ज़ेब्रा, गीदड़, गीदड़ और घोड़ा, घोड़ा, इसमें से क्या क्वेश्चन समझ में आया कि किसी के? सरल सा क्वेश्चन पूछा अमरुक। जी, घोड़ा, हिरन, ज़ेब्रा, गीदड़, घोड़ा। घोड़ा आंसर है। घोड़ा आंसर है, ठीक क्या है। नहीं पाया जाता है अगर कुछ इसमें से किसमें खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर नहीं पाए जाते। प्रश्न बदला गया है सर, प्रश्न बदला गया। सर आपने क्वेश्चन गीदड़ ही आया था आंसर इसका। गीदड़ क्या है? गीदड़। मुझे ऐसा लगा था ये हिरन, ज़ेब्रा, घोड़ा ये वो जीव है जिसमें खुर पाया खुर पाए जाते हैं, जिनके पैरों पे। इसमें गाय, भैंस, बकरी ये सब आएंगे इसमें, लेकिन गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई? तो क्या है गीदड़ में खुर? क्या होता है घोड़ा? घोड़ा स्तनपायी नहीं होता है। चलो हम इसके ऊपर फिर चर्चा करें। ऐसे ही कुछ है है उसका ना? आंसर। हाँ, ऐसा कुछ मुझे भी डाउट है, अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ठीक। तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते, जबकि हिरन, ज़ेब्रा, घोड़ा में खुर पाए जाते हैं। ठीक है। अब स्तनपायियों में भी क्या पढ़ा अपन ने? कुछ जल में भी रहते हैं, कुछ अंडे भी देते हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो बच्चे देते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग वर्गों में, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अंडा देने वाले स्तनधारी, अंडा देने वाले स्तनधारी, कोई बता दे जरा क्या है इसमें? सर मुर्गी, अच्छा वो स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी। इसमें एक है प्लेटिपस, 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 एकिडना, 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 प्लेटिपस और एकिडना, प्लेटिपस और एकिडना। फिर बच्चा देने वाले स्तनधारी, जो ऐसे हैं जिसे हम पक्षी समझते हो, इस तरीके के, जैसे कंगारू, कंगारू की बात करें। ठीक है, कंगारू, मैक्रोपस जिसे कहते हैं कंगारू, कोयला, है ना? मेटाथेरिया जिसे कहते हैं मेटाथेरिया, अर्थात कंगारू, कोयला। फिर बाकी तो सब है ही इसमें, कुत्ता, बिल्ली, भालू, जॉइंट पांडा, लोमड़ी, सील, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। अब छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, चूहा, चूहा बच्चे देता है तो बच्चे देता है ना, याद रखना, नहीं तो बोलेंगे तो छोटा सा है क्या। चूहा, खरगोश, छछूंदर, छछूंदर है ना, छछूंदर, गिलहरी, गिलहरी, बाकी तो सबको पता ही है। दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, डॉल्फिन, वेल, किलर वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल, ये सब क्या है? बच्चे देने वाले जीव। मनुष्य, मनुष्य, इसके बाद हमें थोड़ा सा वर्णन करना है इसमें, जैसे महान कपि, महान कपि, कौन सा है महान कपि? गोरिल्ला, गोरिल्ला, चिंपैंजी, चिंपैंजी,
ओरिंगउटैन, 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 ओरिंगउटैन। अब इसमें देखेंगे गिब्बन जो है, एक है गिब्बन, गिब्बन, गिब्बन जो है वो आता है हीन कपी, हीन कपी, गिब्बन हीन कपी की श्रेणी में आता है, गिब्बन हीन कपी, हीन कपी, ठीक है, गिब्बन हीन कपी। और जबकि जो हमने पढ़ा गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरिंगउटैन, ये कौन से अंतर्गत आते हैं? महान कपी के अंतर्गत आते हैं। यह ग्रेट एप्स भी इसे बोला जाता, ग्रेट गीदड़, गीदड़ वैसे उड़ता है ना? अरे यार कहाँ, गीदड़ तो चलता है यार, कुत्ता जैसा होता है, ये रात में जैसे ही आवाज होती है चिल्लाते हैं ना ये खेत में कुत्ते जैसे, वो वही है, गीदड़ ही है। मैं तो उड़ने वाला ही समझ रहा था मैं। हाँ, ठीक है। अब हम कुछ सभी वर्ग हमने पढ़ लिए इसमें, ठीक। जो जंतु वर्ग जो है वो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। तैयार है ना? कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं इससे संबंधित, क्वेश्चन भी हम करेंगे इससे संबंधित। अब हम कुछ फार्मिंग पढ़ लेते हैं, कुछ फार्मिंग, फार्मिंग मतलब जीवों की कृषि, जीवों की कृषि, महत्वपूर्ण फार्मिंग, इंपॉर्टेंट फार्मिंग। अब एक एक करके बताते चले आप लोग कौन कौन से फार्मिंग होती है। तो सबसे पहले है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, क्या बोलते हैं मत्स्य पालन को? फिश फार्मिंग तो सब नहीं, एपीकल्चर तो नहीं बोलते, फिश फार्मिंग या पीसी कल्चर, क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर, फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ठीक है, फिश फार्मिंग। तो अभी हमने पढ़ लिया स्वच्छ जल की मछलियां या ताजे जल की मछलियां, कतला, रोहू, मांगुर है। उसी प्रकार खुली समुद्री सतह पर पाई जाने वाली मछलियां, खुली समुद्री सतह पर पाई जाने वाली मछलियां, एकरेल, एकरेल, मकरेल, मकरेल, ट्यूना, सारडाइन, 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 ठीक है। हैरिंग सामन, हैरिंग सामन, कौन सी मछली है बताइए अपन ने? जो समुद्री सतह पर पाई जाने वाली मछली, समुद्र में पाई जाती है लेकिन कहां पर? ऊपरी सतह पर, ऊपर ही पाई जाती है, अधिक गहराई पर पाई जाती है क्या ये? नहीं। अब हम लिखेंगे सागर नीतल पर पाई जाने वाली मछली, सागर नीतल पर पाई जाने वाली मछली। किसी को नाम पता हो तो बता दे। सागर नीतल पर पाई जाने वाली मछलियां, कोई बता दो। एक नाम हमने पढ़ा भी था अभी थोड़ी देर पहले, एक नाम हमने पढ़ा, भैंस, वेल नहीं, कॉड, कॉड का पढ़ा था, जिससे लीवर ऑयल मिलता है, ठीक, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है ये। तो कॉड और हेलोबट, 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 ये दो मछलियां ऐसी है जो सागर तल में पाई जाती है, तली में पाई जाती है। अब सामान्य सा क्वेश्चन है, मछली सबसे सस्ती एवं आसानी से पाचन योग्य जंतु प्रोटीन, सबसे सस्ता है। कौन कौन सा मांस खाते हैं लोग? बक, मुर्गा, बकरा, और एक हम मान लेते हैं मछली। मुर्गा कितने रुपए किलो होता है?
वो तो 200 बहुत महंगा something है, 700 total। रुपये किलो। 700 रुपए। बकरा 700 रुपए केजी। और मछली? मछली तो सर कभी 70 कभी 60 हाँ, ऐसा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना एकदम। क्या है? जंतु प्रोटीन, देखो प्रोटीन दो प्रकार का होगा, पादप और जंतु। तो जंतु प्रोटीन में सबसे सस्ता प्रोटीन किसका? मछली। और पाचन योग्य। भारत में पाई जाने वाली मछलियां कौन सी हैं? अभी बता दिया हमने, रोहू, कतला, मांगुर, लांची, सिंघी। भारत में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट मछली कौन सी है? ये रोहू। रोहू। कौन सी है? रोहू, जिसे टापरा या रुई भी कहते हैं, जिसे टापरा या रुई भी कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट मछली, जिसे टापरा या रुई भी कहते हैं। नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि सब लोग टेस्ट करके ही देखेंगे स्वादिष्ट है या नहीं, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया, गलत बात है। फिर एक कतला। देश में सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित की जाने वाली मछली कतला। सबसे स्वादिष्ट रोहू, और सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली कौन सी है? कतला। लांची, तीसरी मछली के बारे में पढ़ रहे हैं। लांची एक शल्क विहीन मछली है, शल्क विहीन मछली है, जो अत्यधिक मत्स्ययन के कारण IUCN, आपको पता चल गया होगा क्या बोल रहा हूं मैं, रेड डाटा सूची में शामिल कर दिया, समाप्ति की कगार पर है। इसे IUCN ने रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया है। फिर है मृगला, ये भी एक मछली का नाम है, मृगला। क्या खासियत है इसकी? मृगला, यदि ये क्वेश्चन आ जाए मृगला क्या है, तो उसी में हालत खराब हो जाएगी हमारी, है ना, बोलेंगे हिरन वगैरह होगा कुछ, मृग से मृगला बना होगा, ये कुछ भी हम तर्क लगाते जाएंगे उसमें, है ना। मृगला क्या है? एक मछली, तेज बहाव में अंडे देने वाली मछली, तेज बहाव में अंडे देने वाली मछली। और सिर्फ कहां पाई जाती है? कावेरी नदी में। कावेरी नदी में पाए जाने के कारण इसे IUCN द्वारा वनरेबल का दर्जा दिया है, संवेदनशील, वनरेबल का दर्जा दिया है। एक है मांगुर, यह वायु में श्वसन करने वाली ताजे जल की कैटफिश है, वायु में श्वसन करने वाली ताजे जल की कैटफिश है। झींगा अपन ने देखा कितने जोड़ी? 19 जोड़ी है। क्या होते हैं? 19 जोड़ी है। इसका सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? सबसे निर्यात कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा निर्यात? चाइना करता होगा, है। निर्यात क्यों करेगा यार, वहां तो खाने वाले ही बहुत हैं। उत्पादन भी भारत ही करता है और निर्यात भी भारत ही करता है, ठीक है। तो पूरे विश्व में झींगा का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है और यहां से झींगा का निर्यात भी होता है, झींगा का निर्यात भी होता है। ये हमने क्या पढ़ा?
पीसी कल्चर। इसी प्रकार एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर, दोनों में क्या अंतर है? पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर। एक्वा यानी कि समुद्र में ये है ना, और ये तो ये जो बड़ा वाला है ये एक्वा कल्चर और ये पीसी कल्चर। ठीक, तो एक्वा पीसी कल्चर सिर्फ मछलियों के लिए है और एक्वा कल्चर मछली भी आएंगी और जितने भी समुद्री जीव हैं उनको एक्वेरियम में पालना, वो कछुए को पालो, किसको भी पालो, तो वो क्या कहलाएगा? एक्वा कल्चर। क्लियर हो गया? एक्वा कल्चर लिखेंगे। जलीय उत्पादों, जलीय उत्पादों जैसे शैवाल, प्राण, शीप, शैवाल, प्राण, शीप, कृत्रिम मोती, कृत्रिम मोती, मछली आदि का नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत, नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत कृषि करना, कृषि करना एक्वा कल्चर कहलाता है, एक्वा कल्चर कहलाता है। क्लियर हो गया? जो एक्वा कल्चर होगा वो लवणीय एवं ताजे जल दोनों में किया जाता है, लवणीय एवं ताजे जल दोनों में किया जाता है, दोनों में किया जाता है। एक है सागरीय कृषि, सागरीय कृषि, मैरीकल्चर, 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 सागरीय कृषि क्या होता है? हमने इसमें लिखा एक्वाकल्चर में क्या, ये सागरीय जल में और अलवणीय जल, लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों में किया जाता है। तो ये काय में किया जाएगा? सिर्फ लवणीय जल में है। ठीक, तो यह एक्वाकल्चर की एक विशेष शाखा है जिसके अंतर्गत सिर्फ समुद्री जीवों की, सिर्फ समुद्री जीवों की, सिर्फ समुद्री जीवों की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। अब है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, इसे कहेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। सिल्क फार्मिंग, कौन कौन सी किस्में होती है इसकी? रेशम की किस्में कौन कौन सी? सर दो होती है ना? इसकी किस्में यदि देखें तो भारत में जो है 5 किस्में हैं इसकी। मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ईरी और मूंगा, ईरी और मूंगा, ईरी और मूंगा। काय से प्राप्त होता है ये? रेशम कीट से। रेशम कीट, क्या नाम है उसका? सर अल्फा कीटो करके कुछ। रेशम कीट अलग अलग है, जैसे हमने एक बताया था बॉम्बिक्स,
बॉबिक्स पढ़ा था ना अपन ने, बॉबिक्स, मोरी, फिलोमेसिया, ये इस तरीके के अलग अलग है, अलग अलग प्रजाति का रेशम पढ़ा ना अपन ने, अलग अलग जीवों से प्राप्त होता है। किस चरण में प्राप्त होता है ये हमें पता होना चाहिए, जो सूक्ष्म जीव किस चरण में पहुंचता है तब रेशम का धागा उससे निकलता है। तो वो है प्यूपा, प्यूपा चरण से। किस चरण में? प्यूपा। ठीक, रेशम काय से प्राप्त होता है? कोकून। ऐसा नहीं कि कीड़े को मार के प्राप्त करते हैं, नहीं, वो जो अपना जाला अपने आसपास बनाता है और फिर उसी में फंस जाता है ना। तो वो जो उसका घर होता है, जैसे मकड़ी जैसा जाला निकालता है, अपने चारों ओर लपेटते जाता है, तो वो जो कोकून बनता है उससे रेशम निकलता है, कोकून से। ठीक? कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है और प्यूपा चरण में ये प्राप्त होता है। मलबरी रेशम, मलबरी रेशम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। रेशम का धागा, रेशम का धागा एक प्रोटीन संरचना है जो ताप का कुचालक होता है, ताप का कुचालक होता है। रेशम का धागा एक प्रोटीन प्रोटीन संरचना है जो ताप का कुचालक होता है। कौन से वृक्ष पर? शहतूत। अपने यहाँ तो है ना, अपने यहाँ शहतूत का ही था, लेकिन आज तक नहीं देखा बंद है उसको। अब देखिए, रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है भारत में? रेशमी वस्त्र कर्नाटक। कहां पे? कर्नाटक। रेशमी वस्त्र उत्पादन में शीर्ष राज्य कर्नाटक तथा आसाम, कर्नाटक तथा आसाम। ऐसे एक मधुमक्खी पालन भी है, आगे हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। किसी ने जवाब दिया था मुझे, एपीकल्चर, है ना, एपी कल्चर। तो ये क्या है? एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। पूरे विश्व में मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीट है, पूरे विश्व में मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीट है। कैसा? जिसका भोजन आदमी चुरा। हाँ, बाकी कोई भी कीट का हम खाते नहीं, ओढ़ने बिछाने में इसमें उपयोग करते, खाते नहीं। मधुमक्खियों का उत्पादन हम खाते हैं। ठीक, तो पूरे विश्व में मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीट है जिसके उत्पाद को मनुष्यों द्वारा आहार के रूप में ग्रहण किया जाता है, किया जाता है। ये जो मक्खियां होती है ना, ढेर सारी होती है, तो उसमें कितने वर्ग में बटी हुई होती है? वो 3 वर्ग में। सबसे पहले कौन? रानी मक्खी, रानी मक्खी, दूसरे नर और तीसरे श्रमिक। तीसरे कौन होते हैं? श्रमिक, तीसरे श्रमिक। तो रानी मक्खी कितनी होती है दीक्षा? 2 या 3 होती है। क्यों? रानी को तो एक ही होना चाहिए, एक है तो रानी है, नहीं तो कहां की रानी फिर, है ना? फिर तो नौकरानी हो गई। तो रानी है तो कितनी होगी? सिर्फ एक, एक होती है। ठीक, रानी मक्खी कितनी? एक, एक गुट में एक, एक छत्ते में एक, एक रानी मक्खी। जो ड्रोन्स होते हैं, नर जो होते हैं, वो 10%, 10%, और बाकी जो 90% बचे हैं वो क्या है? वर्कर्स बीज, मतलब
श्रमिक 90%। रानी मक्खी का काम क्या है? क्या काम है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताए, कोई कुछ भूले ही नहीं बहुत देर से। रानी मक्खी का क्या काम है? हाँ अमृत, देख रेख करती है, शायद अंडे अंडे देना। रानी मक्खी का काम क्या है? अंडे दे। रानी मक्खी सर्वश्रेष्ठ होती है, परंतु वो केवल अंडे देने का कार्य करती है। नर मक्खी, नर मक्खी, नर मक्खी का कार्य अंडों का निषेचन करना है, निषेचन करना है। श्रमिक मक्खियां, श्रमिक मक्खियां नपुंसक होती है, नपुंसक होती है। और कारण क्या है इसका? अल्फा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिन, अल्फा कीटो ग्लूटोरिन नामक अम्ल के कारण, अम्ल के कारण। तो रानी मक्खी के शरीर से एक अम्ल निकलता है, अल्फा कीटो ग्लूटोरिन। ये अम्ल रानी मक्खी के शरीर से निकलता है और इसके कारण जितनी भी श्रमिक मक्खियां होती है वो नपुंसक होती है। रानी मक्खी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ी भी दिखती है, भारी भी होती है। ये मक्खी उड़ती नहीं है, रानी मक्खी, ठीक है। एक मक्खी जीवन काल में कितने अंडे देती है? रानी मक्खी, है ना, रानी मक्खी 15 लाख अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। नर मक्खियों का क्या काम है? नर मक्खियां छोटी किंतु हष्ट-पुष्ट होती हैं, लेकिन इनमें डंक नहीं होता। नर मक्खियों में डंक नहीं होता। इसमें डंक का अभाव होने के कारण ये मक्खियां अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है। अब है श्रमिक मक्खियां, सक्रिय एवं मजबूत। और यही मक्खियां जो है, इनके जो मुंह होता है, इसमें 2 जोड़ी जेबनुमा ग्रंथियां पाई जाती है। 2 जोड़ी जेबनुमा ग्रंथियां पाई जाती है, काय के लिए? वही फूलों से रस चूसने के लिए, एकत्रित करने के लिए लाती है और वहां ले आकर छोड़ते जाती है। इनके मुंह में 2 जोड़ी जेबनुमा ग्रंथियां पाई जाती है और काटने का काम भी यही करती है। यही ग्रंथियां तो है जेबनुमा, उसी से दमक देती है। मधु में, हनी में 82% शर्करा और 18% जल। 82% शर्करा और 18% जल होता है। मधुमक्खी की भाषा बी डांस, बी डांस है ना, बी
डांस, ये क्या है? मधुमक्खी की भाषा। भाषा, बी डांस। किसने की है इसकी खोज? नोबेल पुरस्कार मिला है इसे, नोबेल पुरस्कार, कार्ल वॉन फ्रिश, कार्ल वॉन फ्रिश। मधुमक्खी की भाषा बी डांस की खोज हेतु प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। अब लास्ट में, लास्ट वाली जो कृषि देखेंगे, लेक कल्चर, लेक कल्चर, लेक कल्चर। कोई बता देगा ना क्या है ये? लेक कल्चर, लाख कीट पालन, लाख कीट पालन, लाख कीट पालन, ठीक है, लेक कल्चर। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक राल है, लाख एक प्रकार का प्राकृतिक राल है जो लेसी फेरा लेका, लेसी फेरा लेका, लेसी फेरा लेका, ठीक है। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक राल है जो लाख कीट, लाख कीट भी बोल सकते हैं, और उस कीट का नाम क्या है? लेसी फेरा लेका के मादा कीट द्वारा, मादा कीट द्वारा स्त्राव के उपरांत, स्त्राव के उपरांत सूखकर ठोस, सूखकर ठोस एवं सख्त होने से बनता है। दो प्रकार की लाख हैं, एक है कुसुमी लाख, कुसुमी लाख, ये कहां पाया जाता है? कुसुम के पौधे पर, कुसुम के पौधे पर, कुसुम के पौधे पर ये जीव पाए जाते हैं और उससे ये निकलते रहता है, पौधों पे जमा होता है, एकत्रित किया जाता है ना, इसको पाला नहीं जाता अलग से, ठीक। फिर है रंगीनी लाख, रंगीनी लाख, ये पलाश व बेर के पौधों पर, पलाश व बेर के पौधों पर। लाख उत्पादन में भारत पहले नंबर पे और थाईलैंड दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे थाईलैंड। विश्व का 80% लाख जो है भारत में ही उत्पन्न होता है, भारत में ही उत्पन्न होता है। 80% लाख जो है अकेले भारत में ही उत्पन्न होता है। तो ये हमने पढ़े पौधे, जीव, कृषि, ये सब हमने पढ़ा। अब कुछ 10-12 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से, जो सक्षम हो जवाब देने के लिए जवाब देता रहे, फट फट जल्दी जल्दी। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज है। ऑप्शन की आपने उम्मीद लगाए रखी होगी, मिलेगा, सबको मिलेगा, बरोबर मिलेगा, एकदम ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज है। पहला ऑप्शन जीवाणु युक्त, मतलब पूछ युक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु या जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी मतलब जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। क्लियर हो गया पहला? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। एक क्वेश्चन जो अभी बोल रहा हूं, ये 3 साल के अंदर एग्जाम में आया है, पीएससी के प्री में पूछा गया। अल्फा अल्फा,
अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास। विकल्प क्या कहते हैं ये भी देख लो। एक जनजाति, एक पशु, एक नगर, एक प्रकार की घास। तो क्या है अल्फा अल्फा? एक प्रकार की घास। इसको जानवर खा के क्या मांसर हो जाते हैं जल्दी से। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसे, ठीक। फिर किसने आविष्कार किया कि पौधों में भी जीवन है? कल बताया था मैंने, बड़े अच्छे से बताया था। आप बताओ। आप जगदीश चंद्र बसु, जेसी बोस। जेसी बोस। पौधों में भी जीवन होता है, किसने बताया? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। बहुत बढ़िया। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में या क्षारीय मृदा में? हेलोफाइट्स। ऑनलाइन वाले जवाब दो। नागले जी आप बताएं। हेलोफाइट्स क्षारीय मृदा में। हेलोफाइट्स इंग्लिश वाले तो बड़े अच्छी से बता देंगे। तो हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं कहां पर? क्षारीय मृदा में। उड़ने वाला स्तनपायी है। कोई बिना ऑप्शन सुने उत्तर बता सकता है क्या? चमगादड़ स्तनपायी। उड़ने वाला स्तनपायी एकमात्र है चमगादड़। स्तनपायी है, बच्चों को जन्म देता है लेकिन उड़ता है। चमगादड़। क्लियर? चमगादड़। इसमें ऑप्शन थे जगुआर, पेलिकन, शुतुरमुर्ग, चमगादड़। चमगादड़ तो बेचारा पक्षी है लेकिन नहीं, ये शुतुरमुर्ग पक्षी है फिर भी उड़ नहीं पाता। और चमगादड़ ये पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? आज ही पढ़ा हमने, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? ऑप्शन देखो। चावल और गेहूं, चावल और गेहूं, मक्का और गन्ना, जूट और चावल। कौन से इसमें? चावल गेहूं नहीं, मक्का गन्ना नहीं, जूट चावल नहीं, चना एवं अन्य दलहन फसलें, विशेष रूप से मटर है, दलहनी फसलों में पाया जाता है। सोयाबीन वगैरह में भी पाया जाता है। इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती है और वहां राइजोबियम जैसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किसके निर्माण में काम आता है? ये भी हमने पढ़ लिया। बताओ। हेमलता जी, क्या हो क्वेश्चन क्या था? लाइकेन किसके निर्माण में काम आता है? भोज्य पदार्थ, तकनीकी उपकरण, चिकित्सा सामग्री या फेयर एंड लवली? हमने बताया था ना, सुगंध व साबुन। कल पढ़ा था अपन ने, सुगंध व साबुन बनाने के काम में आता है। सुगंध व साबुन बनाने के काम में आता है। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? इसमें दिया है क्रिप्टोगेम्स, बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स। पुष्पीय पौधों का अध्ययन फेनरोगेम्स। अधोलिखित या निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? वृद्धि, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र। एक कोशिकीय, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? कल पढ़ा है हमने ये। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा। किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, तीन ही ऑप्शन है। तो तीन नहीं पाया जाता। नहीं, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है, वह यूरेसिल दोनों में पाया जाता है।
यूरेसिल दोनों में पाया जाता है। फिर है निम्नलिखित में से जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोड्स, सबको पता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग को पादप वर्ग का उभयचर भी कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर भी कहते हैं। हाँ बताइए, ऑप्शन दे दो पक्कों में, दिए दिए। एनिलिडा, नहीं अभी देखो ना, निम्नलिखित में से जंतु जगत, मैंने कौन सा बोला? जंतु जगत से निम्नलिखित में से किस वर्ग को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ऑनलाइन वाले बताएं, अभी बोला था आपने, फिर से बोलिए। ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा। क्या क्वेश्चन फिर से सुनो एक बार। निम्नलिखित में से किस वर्ग को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है? अब अगला क्वेश्चन, पिनकृमि तथा गोलकृमि, पिनकृमि तथा गोलकृमि निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आते हैं? कल पढ़ा। पिनकृमि और गोलकृमि निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आते हैं? एस्केलमिथीस, एस्केलमिथीस कल लिखा है आपने, एस्केलमिथीस के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? ये क्या बोला था अभी? ब्रायोफाइटा नहीं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे पहले पढ़ा था ना, थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा। अंतिम दो क्वेश्चन पूछेंगे, जो जीता वो सिकंदर, नहीं तो बाकी तो सब है ही हम नहीं, उसके अलावा भी है बी फार वाला। पाइनस तथा साइकस, आप उसी के चक्कर में पढ़ रहे क्या? बी फार वाले के चक्कर में नहीं। पाइनस तथा साइकस पौधे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अरे वो पुष्पोद्भिद में काय में आएंगे? हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म, थैलोफाइट, नग्न बीज है ना, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म काय के अंतर्गत आएंगे? जिम्नोस्पर्म। ठीक। पाइनस तथा साइकस पौधे किस वर्ग के अंतर्गत? जिम्नोस्पर्म। जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल निम्नलिखित में से किस जीव जगत समूह के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन फिर से बताओ। जीवाणु तथा नील हरी शैवाल निम्नलिखित में से किस जीव समूह के अंतर्गत आते हैं? जीव जगत समूह के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा काय के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा काय के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा। तो ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमसे जुड़ते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।